हाँ, नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को संचयन के प्रथम अध्याय की जो है हरिजन काका वह सुनाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक मिथिलेश्वर हैं। यह कहानी एक ग्रामीण परिवेश की है। ग्रामीण मतलब गांव। तो नाम से ही पता चलता कि यह कहानी जो है गांव से ली गई है। यहाँ पे लेखक और हरिहर काका के बीच आत्मीय संबंध है। लेखक जो हैं हरिहर काका के गोद में पल भर के बड़े हुए। हरिहर काका लेखक को अपने कंधे पर बैठा करके घुमाते थे। हरिहर काका एक्चुअली में थे कौन? तो हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे। हरिहर काका को कोई अपना बच्चा नहीं था। उन्होंने 3 शादियां की, लेकिन एक भी बच्चा नहीं। उन्होंने नसीब की खेल मान करके उसे स्वीकार कर लिया। लेखक जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वैसे वैसे लेखक के साथ हरिहर काका की संबंध और प्रगाढ़ होते जाता है। लेखक भी अपने दिल की हर एक बात हरिहर काका से शेयर करता है, उन्हें बताता है। आज तुमने कॉलेज में किस लड़की को क्या किया, किस लड़की से बात किया, किस लड़की से तुम प्रेम करते, इन सारी बातों जब लेखक जवान होकर के एक बार गांव आता है तो उसे पता चलता है कि हरिहर काका गुमसुम हो गए, अर्थात वह कुछ किसी से नहीं बोल रहे हैं। लेखक हरिहर काका के पास जाता है। पास जाने के बाद हरिहर काका से वह बहुत तरह से उनके चुप होने की कारण पूछता है, लेकिन हरिहर काका लेखक के सवालों का एक भी जवाब नहीं देता है। जब लेखक चलने लगता है तो हरिहर काका आंख उठा करके लेखक को देखते हैं। तो आंख उठा कर देखते ही लेखक उनकी दुख, वेदना, पीड़ा जो था उसे हरिहर काका समझ गए। लेखक समझ जाते हैं कि हरिहर काका के साथ क्या बीता है। तो चलिए में हरिहर काका 4 भाई थे। हर एक भाई के हिस्से में 15 बीघा जमीन था। सबका संयुक्त परिवार था, ज्वाइंट फैमिली था। सब भाई एक साथ रहता था। लेखक भी अपने पढ़ाई के सिलसिले में नौकरी लग गया, बाहर रहने लगा। तो हरिहर काका के भाई ने अपनी पत्नियों को यह सख्त आदेश दे रखा था कि हरिहर को किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। समय पर खाना मिलना चाहिए, नाश्ता मिलना चाहिए, यानी जो चीज़ वह मांगे उसे समय पर उसे मिल जाना चाहिए। हरिहर काका को मिल रहा था। धीरे धीरे समय में परिवर्तन होता है। उन लोगों की पत्नियां हरिहर काका का ध्यान करना छोड़ देती है। हरिहर काका को रूखा सूखा जो खाना बचता हुआ ला कर देता है। अपने अपने पतियों को वे लोग पंखा मार करके आराम से खाना खिलाता था, जिसका नतीजा क्या हुआ, हरिहर काका बीमार पड़ गए। जब वह बीमार पड़ गए तो भी उनका कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो उनके भाई को यह पता नहीं है कि हरिहर को मेरी पत्नियां ठीक से देखभाल नहीं कर रही है, हरिहर को ठीक समय पर खाना नहीं दे रही है। उन सब से वे लोग अनभिज्ञ थे, क्योंकि उन लोगों को विश्वास था मेरी पत्नियां मेरे भाई का ठीक ढंग से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और था। जब धीरे धीरे हरिहर काका का तबीयत ठीक होता है, उसी दिन हरिहर काका के भतीजे का दोस्त जो कि बैंक में नौकरी करता था, उसका साथी उसके घर में आता है। तो मेहमान के घर पर आने पर उनके घर में बहुत अच्छा खुशबूदार खाना बन रहा था, बहुत स्वादिष्ट खाना बन रहा था। हरिहर काका मन ही मन अपने भतीजे के दोस्त को धन्यवाद दे रहे हैं, चलो इसके कारण मुझे आज खाने के लिए अच्छी चीज़ें मिलेगा। लेकिन सुबह से शाम हो जाता है, हरिहर काका के पास खाना लेके कोई नहीं आता है। वह दरवाजे से आवाज़ देते हैं जा करके, खाना लाओ, तो उनके लिए रूखा सूखा खाना लेकर आता है। हरिहर काका पूछते हैं जो खाना बना हुआ क्या हुआ, वो तो खत्म हो गया।
उसी समय हरिहर काका गुस्से में थाली को पटक देता है और कहते हैं, तुम लोग मुझे मुफ्त में नहीं खिलाते हो। हकीकत बात है, क्योंकि हरिहर काका के हिस्से की 15 बीघा जमीन थी। अर्थात उनके जमीन में इतना पैदा होता था, वह नौकर चाकर रख कर के भी खाते तो उनको कभी किसी चीज़ का कमी नहीं होता। उसी समय वहाँ पे ठाकुर बाड़ी का मान, अब गांव का इस कहानी में ठाकुर बाड़ी का प्रवेश होता है। ठाकुर बाड़ी गांव में एक मंदिर होता है, उसकी स्थापना किसी साधु महात्मा ने किया था। धीरे धीरे गांव वालों की आस्था उस ठाकुर बाड़ी के प्रति बढ़ती गई। जिसका मनोकामना पूर्ण होता था वह आकर के ठाकुर बाड़ी में को जमीन दे दिया, जमीन लिख दिया, और उसको संचालन करने के लिए पुजारी भी होते थे और एक महंत होता था। महंत का काम था ठाकुर बाड़ी का देखभाल करना, ठाकुर बाड़ी को विकसित करना। उसी समय वह वहाँ पे आता है, हरिहर काका को गुस्से में देखता है, वो हरिहर काका को अपने साथ लेकर के ठाकुर बाड़ी पहुँच जाता है। ठाकुर बाड़ी पहुँचने के बाद वो हरिहर काका का जो बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन वॉश, अर्थात उनका मन फिराने के लिए कहने लगा, हरिहर इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ तुम्हारे खेत के लोग में सभी तुम्हारे भाई हैं, भतीजे हैं, तुम्हारा देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वह तुम्हारा नहीं कर रहा है, वह तुम्हारे जमीन के लोग में कर रहा है। इसलिए हरिहर, अगर तुम अपना सारा जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम पर कर दो, ठाकुर जी के नाम पर कर दो, तो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा नाम अमर रहेगा। यानी वह ब्रेन वॉश कर रहा है। शाम में जब उनके भाई लोग आता है और हरिहर काका को जब वहाँ नहीं देखता है तो अपनी पत्नियों से पूछता, तो वह बताता है कि ठाकुर बाड़ी के महंत उन्हें ठाकुर बाड़ी अपने साथ ले गए। सभी भाई दौड़ते दौड़ते भागते भागते ठाकुर बाड़ी पहुँचते हैं। वहाँ पे हरिहर काका से पैर पकड़ के माफ़ी मांगता है, लेकिन महंत कहता है, हरिहर आज गुस्से में है, तुम लोग चला जाओ, सवेरे आकर के इसको ले जाना। हरिहर काका के लिए अलग रूम में बहुत अच्छा बिछावन बिछाया जाता है, उनको अच्छा भोजन कराया जाता है। रात भर उनका वही ब्रेन वॉश करने के चक्कर में महंत रहता है। हमेशा उसको वही बोल रहा है कि अगर तुम यह ज़मीन देना तुम्हारे पुण्य का काम है, तुम अपना ज़मीन दे दो, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, तुम यहाँ पर रहोगे, तुम्हारा बहुत सेवा होगा, तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल होगा। हरिहर काका कुछ नहीं बोलते हैं। वापस सवेरे उनके भाई जाकर के ले आते हैं। हरिहर काका वापस घर आ जाता है। फिर उन लोगों के भाई अपनी पत्नियों को सख्त हिदायत देती है कि हरिहर काका को किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हरिहर काका की भाई की पत्नियों की देखभाल करने लगती है। कुछ दिनों के बाद ठाकुर बाड़ी के महंत अपने आदमियों को लेकर के आता है और हरिहर काका का अपहरण मतलब किडनैप कर लिया जाता है। उसे ठाकुर बाड़ी ले जाया जाता है। शाम में उनके भाई लोग आते हैं तो पता चलता है कि हरिहर का किडनैप कर लिया गया है। सभी भाई लोग भागते भागते ठाकुर बाड़ी पहुँचता है। ठाकुर बाड़ी में जाकर देखता है कोई कुछ नहीं है। जब वह लोग चारों तरफ से ढूंढने लगता है, उसी समय ठाकुर बाड़ी के छत से उनके ऊपर पत्थर ईंटों की बरसात होने लगती है। वह लोग वहाँ से भाग करके थाने पहुँचता है। थाने में दरोगा का भोजन दिया गया, अर्थात उसको घूस दिया गया। फिर पुलिस फोर्स लेकर के दरोगा आता है, आकर के चारों तरफ देखता है, लेकिन शांत वातावरण, ऐसा लगता है वहाँ पर कोई है ही नहीं। सभी तरफ देखा जाता है। पुजारी से कहता है, एक दरवाज़ा बंद था, उसको ताला खोलने के लिए बोलता है। वह कहता है मेरे पास चाबी नहीं, चाबी महंत के पास है। महंत का महंत अपना घर गया हुआ। उसी समय जब वह लोग चक्कर मार रहा था, एक दरवाजे में कोई लगता है धक्का मार रहा, पुश कर रहा था। तो उस दरवाजे की जब ताले को तोड़ा गया तो हरिहर काका बुरी स्थिति में मिले। उनके हाथ पैर बांधा हुआ था, मुंह में कपड़ा लपेटा हुआ था, अर्थात उनके मुंह से कोई आवाज़ निकल नहीं रहा था। उनके ऐसे रूप देख करके हरिहर काका के भाई का खून खौलने लगा। अब हरिहर काका को वापस घर लाया जाता है। उसने पुलिस दरोगा को बताया कि किस प्रकार महंत ने
उनसे शादी कागज पर अंगूठे का निशान लगवा लिया है। उन्हें कितने तरह से प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार से उनके ऊपर जुल्म उठाया गया, सारा बयान उन्होंने लिखाया। अर्थात महंत और उनके आदमियों के ऊपर FIR दर्ज किया गया। हरिहर काका के भाई घर पर आते हैं। आने के बाद अपने जो संबंधियों में बाहुबली था, जो किन्नर टाइप का आदमी था, उन सभी को बुलाया गया। अब हरिहर काका के जब बीच में सोते हैं, चारों तरफ बंदूक लेकर के, राइफल लेकर के, उनकी सुरक्षा में बाहुबली लोग हमेशा तैयार रहता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन हरिहर काका के भाई उनको कहता है कि तुम सादे कागज पर दस्तखत करो। हरिहर काका पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन उन्हें दुनिया की अच्छी समझ थी। वह जानते थे जब तक जमीन मेरे नाम है तब तक मेरी सेवा होगी, मेरी देखभाल होगा। अगर मैंने आज इसको जमीन लिख दिया, कल मुझे दूध में पड़े मक्खी के समान निकाल करके बाहर फेंक देगा। जब हरिहर काका अपने भाई से बोला, देखो ऐसे भी जमीन तुम्हारी होगी, मैं मरूं, मैं तुम्हें रजिस्ट्री करूं या ना करूं, लिखूं या ना लिखूं, वह जमीन तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन हरिहर काका के भाई एक दिन अपना वास्तविक रूप दिखा देता है। हरिहर काका को बुरी तरह से मारता है, पीटता है, कहता तुम सादे पेपर पर दस्तखत करो। हरिहर काका ने करते हैं। जब मारने लगा, वह जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुन करके आस पड़ोस के आदमी यानी पड़ोसी आया, उनको आज़ाद कराया। फिर वह थाने को, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया। थाने से पुलिस आता है। हरिहर काका ने सारी बातें पुलिस को बताया, किस प्रकार उनके भाई ने उसके साथ व्यवहार किया, मारा पीटा। अर्थात खेत के लोग में यहाँ पर रिश्ते जो था तार तार हो गया। जो भाई कल तक उसके लिए जान देता था, वही भाई उसके जमीन के लिए उसका दुश्मन बन गया। यही कारण था कि हरिहर काका गुमसुम हो गए थे। लिखा कहानी के बाद नहीं बोलने का यही कारण था। वह किस मुँह से कहते कि मेरे भाई ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मुझे मारा पीटा। लेकिन हरिहर काका गुम हो गए। उनको पुलिस फोर्स की प्रोटेक्शन दिया गया, यानी उनका अंगरक्षक बनाया गया। 4 पुलिस वाले रहते हैं जो कभी जीवन ने खाया वैसा खाना खाते हैं। हरिहर काका का एक नौकर है जो उसको बना करके देता, हरिहर काका वही खाते हैं। लेकिन हमेशा वह ऊपर ताकते रहते या नीचे ताकते रहते। किस में? क्योंकि यहाँ पर रिश्तों का अहमियत खत्म हो गया था, कोई वैल्यू नहीं था। अब लेखक यहाँ पर सोचते हैं, गांव का आदमी भी यहाँ पर सोच रहा है, जब हरिहर का मृत्यु होगा तो गांव में होगा क्या? क्योंकि उधर ठाकुर बाड़ी के महंत ने भी उनसे सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया है, भाई ने भी लगा लिया है। तो गांव लोगों में यह चर्चा का विषय है, जब हरिहर मरेगा तो उसको लाश कौन ले जाएगा। उधर महंत ने यह घोषणा कर रखा है कि मैं भी पूरे देश के जितने भी साधु महात्मा उसे लाऊंगा और जमीन पर कब्जा करूंगा। इधर हरिहर काका के भाई भी अपने बाहुबली जो संबंधी है, रिलेटिव है, उसको बुला करके जमा किया। गांव वाले यानी कि ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, उनको मन में यही डर है कि हो ना हो कब गांव में यह विकराल रूप धारण कर ले। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, अगर उस जमाने में मीडिया होती तो क्या हरिहर काका की यह अवस्था होती? यह अवस्था नहीं होती। मीडिया में अगर उस समय होती तो हरिहर काका को जिस समय महंत ने किडनैप किया था उसी समय उनका न्यूज जो है वायरल कर दिया जाता या वीडियो वायरल कर दिया जाता, तो हरिहर काका के साथ नहीं होता। अगर महंत का साथ उसके साथ नहीं कर सकता तो उनके भाई का भी हिम्मत नहीं होता था कि हरिहर काका के साथ वह गलत व्यवहार कर सके। धन्यवाद, थैंक यू।